गुड मॉर्निंग। मैं वंदना शर्मा, सह आचार्य अर्थशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। लास्ट क्लास में करों के वर्गीकरण में अपन ने भुगतान के आधार पर प्रत्यक्ष कर के बारे में देखा था। अब आज अपन देखेंगे अप्रत्यक्ष कर। तो इस प्रारंभ करते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भुगतान कर के अंतिम रूप में वहन करने वाले व्यक्ति दो अलग अलग होते हैं। इसमें कर चुकाने वाला व्यक्ति कर के भार को दूसरे पर हस्तांतरित करने में सफल हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। डाल्टन ने कहा कि अप्रत्यक्ष कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, किंतु उसका भुगतान पूर्णतया या आंशिक रूप से दूसरे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जेएस मिल ने कहा कि कर का भार व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कर लगाया जाता है, जबकि इसका घात किसी दूसरे व्यक्ति पर होता है। इसके उदाहरण हैं बिक्री कर दुकानदारों से और उत्पादन कर उत्पादकों से वसूल किया जाता है, परंतु वे अंततः करों का भुगतान उपभोक्ताओं पर डालने में सफल हो जाते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं बिक्री कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, आयात कर, निर्यात कर, चुंगी कर, कस्टम ड्यूटी आदि। ये था अप्रत्यक्ष कर। अब अपन देखेंगे अप्रत्यक्ष कर के गुण। पहला गुण है इसका, कर देय क्षमता के अनुसार होते हैं, क्योंकि धनी वर्ग से अधिक प्रगतिशील दर से कर लिया जाता है और गरीब व्यक्तियों से कम कर वसूल किया जाता है। नेक्स्ट है कर से बचना मुश्किल रहता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के साथ ही मूल्यों को उसमें कर की राशि को जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है पर्याप्तता। इन करों से सरकार को जो आय प्राप्त होती है उसके बारे में सरकार को जानकारी होती है, पर्याप्त मात्रा में कितनी आय प्राप्त होगी ये उसको जानकारी होती है। नेक्स्ट है अनावश्यक उपभोग पर रोक लगाई जा सकती है, जैसे करों से गांजा, भांग, अफीम आदि में कर में वृद्धि करके इन पर काफ़ी मात्रा में रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति। करों से प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उन सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागृत रहते हैं। सरकार के कार्यों में रुचि दिखाने में बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है ये कर लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि लाभ प्राप्ति के समय ही इसको वसूल कर लिया जाता है, तो त्याग अधिक मात्रा में महसूस नहीं होता है। ये थे अप्रत्यक्ष कर के गुण। अब हम देखेंगे दोष। पहला दोष है मितव्ययितापूर्ण नहीं होते, क्योंकि करदाताओं की संख्या अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो करों की वसूली अमितव्ययी हो जाती है, काफ़ी मात्रा में खर्चा करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रतिगामी। इनका निर्धनों पर अधिक भार पड़ता है, धनिकों पर कम भार पड़ता है। नेक्स्ट है आय की अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि आसानी से पता लगाना नहीं जा सकता कि कुल कितनी आय प्राप्त होगी। नेक्स्ट है मूल्य के समावेश होने से चेतना का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार ये थे इसके अप्रत्यक्ष कर के गुण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों में ही दोष हैं, और इन दोषों को दूर करके, इन कमियों को दूर करके इनको समन्वय के साथ इसका उपयोग किया जाए तो काफ़ी मात्रा में कर वसूल किए जा सकते हैं। डाल्टन ने एक दूसरे के सुधार और संतुलन के माध्यम से इनको बताया है कि इनको काम में लेकर के काफ़ी मात्रा में कर से राशि सरकार को आय प्राप्त हो सकती है। लैंडस्टोन ने दो आकर्षक बहनों की संज्ञा दी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अच्छी कर प्रणाली में इनका समावेश करके काफ़ी मात्रा में सरकार को इनकम प्राप्त की जा सकती है। ये था भुगतान के आधार पर कर का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कर की दर का आधार पर वर्गीकरण। इसमें 4 भाग हैं: अनुपातिक दर प्रणाली, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, अधोगामी कर। अब हम देखेंगे अनुपातिक दर। अनुपातिक कर वह कर होता है जिनकी सभी करदाताओं से एक ही दर से समान रूप से कर वसूल किया जाता है। उदाहरणार्थ 1000 रुपये जिसकी इनकम है उससे 5% की दर से कर वसूल किया जाएगा, और 1,00,000 रुपये जिसकी इनकम है उससे 5% की दर से कर वसूल किया जाएगा। दोनों द्वारा दी जाने वाली राशि अलग अलग होती है, क्योंकि दर समान होती है लेकिन उसकी प्रतिशत के हिसाब से उनकी राशि अलग अलग निकलती है। इसके गुण हैं, ये सरल है, सबको एक ही दर से लगाया जाता है और समानता रहती है।
ये इसके गुण थे। अब इसके दोष हैं। ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि कर का भार गरीबों पर अमीरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है। दूसरा है, इसमें लोच का अभाव पाया जाता है। इसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।